इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले कुछ बैंक के लीगल एस्पेक्ट को समझा। बैंकिंग एक्ट डिफरेंट है। फिर बड़ी बेसिक सी थ्योरी की थी कि बैंक के अकाउंट्स डिफरेंट बनते हैं, फिक्स फॉर्मेट है, स्लिप सिस्टम ऑफ पोस्टिंग को ये फॉलो करते हैं। पी एंड एल अकाउंट किया, पी एंड एल अकाउंट का एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस की हमने, तो पी एंड एल का फॉर्मेट आपके माइंड में कहीं ना कहीं सेट है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक बार डिस्कस किया, लेकिन हम क्वेश्चन करेंगे तो वो फॉर्मेट भी सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड पे बेस्ड अपनी अलग कैलकुलेशन की। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड दैट इज अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। फिर अगले स्टेप में आके हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की कैलकुलेशन को समझा, जिसके डिफरेंट रेट्स, जिसके साथ साथ स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, लॉस एसेट, डाउटफुल एसेट्स की क्लासिफिकेशन को समझा हमने। एनपीए के बारे में थोड़ा सा पता चला कि बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं। फिर डीआईसीजीआई या ईसीजीसी क्या होता है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, एक छोटे से टॉपिक में हमने इसको डिस्कस किया। तो एक लास्ट पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहूंगा निकिता, बच्चे एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है बैंक के लिए? नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो जो बैंक ने लोन दिए होते हैं, अगर कोई बंदा उसकी इंस्टॉलमेंट 90 से ज्यादा डेज, बिल्कुल ठीक है, 90 से ज्यादा, मोर देन 90 डे अगर वो डिफॉल्ट करता है तो वो वाला लोन नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है। इवन उसके और कोई लोन भी हैं, वो भी अगर 25,000 रुपए से ज्यादा की हैं तो वो नॉन परफॉर्मिंग हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी एक सर। बंदे ने 4 लोन लिए हैं, वो एक लोन की पेमेंट नहीं कर रहा, बाकी लोन भी उसके 25,000 से ज्यादा के हैं, तो वो नॉन परफॉर्मिंग हो जाएंगे। फिर बाकी की पेमेंट कर रहा है। चाहे की पेमेंट कर रहा है, अगर एक लोन की पेमेंट पे डिफॉल्ट कर दिया उसने, बाकी की पेमेंट चाहे वो कर रहा है, तो बाकी के भी उसे नॉन परफॉर्मिंग की कैटेगरी में ही बैंक को क्लासिफाई करने पड़ेंगे। अब एक बार जो एसेट एडवांस नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है, उस पे थोड़ा प्रोविजन का रेट अलग हो जाता है। सोच के देखो, आपने किसी को लोन दिया, अगला बंदा पेमेंट करनी बंद कर गया, तो क्या चांस बढ़ नहीं गए कि ये लोन बैड डेट हो सकता है? मेरा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्या चांस बढ़ गए कि ये लोन बैड डेट हो सकता है? हाँ जी बोलो। हमने किसी को लोन दिया, ऋषभ तुमने किसी को लोन दिया, जब तक तो वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे कर रहा था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर वो अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहा, 1 2 3 मतलब 3 मंथ हो चुके, वो इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा, आप रिमाइंडर भी बार बार दे रहे हो, क्या इस बात के चांस नहीं बढ़ गए कि वो लोन बैड डेट हो सकता है? तो ऐसे में बैंक उन एडवांसेस पे प्रोविजन हाई रेट से कैलकुलेट करता है। वैसे एक नॉर्मल लोन है, उस पे के साथ बिजनेस का नॉर्मल रिस्क अटैच है। तो ये बताओ कि नॉर्मल मतलब जिसे हम स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं, उस पे प्रोविजन का क्या रेट है जो बैंक अप्लाई करता है? किस रेट से प्रोविजन कैलकुलेट की जाती है? हाँ जी, याद होगा निकिता, माधव, ऋषभ आपको याद है? 0.4 पर कितना था बोला आपने? पॉइंट, हाँ 0.4% के, हाँ उसकी भी आगे लोन की कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन है, लेकिन ओपनली बोलूंगा तो एक जनरल लोन है तो 0.4%। लेकिन अगर एक एडवांस नॉन परफॉर्मिंग हो गया तो उसकी प्रोविजन 100% तक भी हो सकती है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ जी। अच्छा, एक लोन बैंक का डाउटफुल अनाउंस हो गया, तो उस लोन के ऊपर, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद रखना, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट बैंक एक्रू बेसिस पे नहीं लेता। वैसे स्टैंडर्ड रूल है अकाउंट्स का कि हम जो भी अर्निंग है एक्रू बेसिस लेते हैं, बट अगर कोई लोन डाउटफुल हो गया तो उसका इंटरेस्ट सिर्फ रिसिप्ट बेसिस पे ही इनकम रिकॉग्नाइज किया जाता है। मतलब बैंक अपना प्रॉफिट तब मानता है जिस दिन पैसे मिल जाते हैं। अगर सिर्फ इंटरेस्ट ड्यू हुआ है तो उसे इनकम नहीं माना जाता।
अब इनकम नहीं मानना तो उसे क्या लिखें, उसे लिखते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ये हमारा आज का टॉपिक है कि इंटरेस्ट सस्पेंस को हमने कैसे ट्रीट करना है। छोटा सा 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसका बनता है एग्जाम में, फ्रीक्वेंटली आया भी है, आगे भी आने के चांसेस। क्लियर? तो इंटरेस्ट सस्पेंस किस लोन पे होता है निकिता? किस लोन पे इंटरेस्ट सस्पेंस कहते हैं हम? सर जो डाउटफुल जो डाउटफुल हो जाए। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके अलग, रेट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन उनके अलग अलग हैं। तो हमें प्रोविजन कैलकुलेशन पिछली क्लास में कवर कर लिया। हो सकता है आपके किसी क्वेश्चन में प्रोविजन कैलकुलेशन आपको ना करनी पड़े, क्वेश्चन में कैलकुलेटेड फिगर दे दे, आपको सीधा बता दे जी इतनी प्रोविजन है जो आपने रिकॉर्ड करनी है। तो प्रोविजन वाला पॉइंट थियरी एंगल से अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको वो रेट्स अलग अलग कैटेगरी में याद करने हैं। स्टैंडर्ड एसेट 0.4%, सब स्टैंडर्ड का कितना रेट बताया था मैंने? 15%। कितना बताया था? हाँ जी, दोबारा नहीं पढ़ा आपने? थियरी नोट्स को दोबारा नहीं पढ़ा क्या आपने? हाँ, और उसके बाद डाउटफुल एसेट अनसिक्योर पे तो है ही 100%, बाकी रेंज है 1 ईयर है, 1 to 3 ईयर है, मोर देन 3 ईयर डाउटफुल हो चुका है वो। एक बार वो थियरी नोट बच्चे दोबारा पढ़ लेना, वो एग्जाम में अलग से थियरी में क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकली उसे आप रिटेन करना। मैं अपना अगला टॉपिक करवा देता हूँ। अब करें स्टार्ट हम। इंटरेस्ट सस्पेंस छोटी सी वर्किंग है, फिर एक हमने बैलेंस शीट का क्वेश्चन भी करना है। इंटरेस्ट सस्पेंस तो उसी से रिलेटेड मैंने तुम्हें कहा था एक इलस्ट्रेशन पढ़ने को, एक क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन कहता है 31 मार्च लोन था कोई जिसका डेबिट बैलेंस था 2 लाख। मतलब बैंक ने किसी को लोन दे रखा है 2 लाख, जिसमें 40,000 एक ऐसा मर्चेंट है, मतलब टोटल लोगों को 2 लाख के लोन दिए हैं, एक 40,000 पे एक किसी एक स्पेसिफिक बंदे को लोन दिया था जो कि डाउटफुल है। जो कि क्या है? डाउटफुल है। इंटरेस्ट इस लोन के ऊपर नहीं, टोटल लोन पे 10,000 और उस डाउटफुल वाले पे 2,000 रुपए का इंटरेस्ट एक्रू है। अब डाउटफुल लोन पे इंटरेस्ट एक्रू बेसिस पे अर्निंग रिकॉर्ड नहीं किया जाता। मर्चेंट बाद में इंसॉल्वेंट हो गया, ऑफिशियल रिसीवर से 25 पैसे ही मिल पाए अप्रैल में। ये तो मार्च है, अप्रैल में तो नेसेसरी एंट्रीज करो बस, मार्च में भी और अप्रैल में भी। तो मेरा पहला पॉइंट, 31 मार्च 2005 जब ईयर एंड आया, तो बैंक अपनी अर्निंग को नोट करेगा या नहीं करेगा? तो समझ लेते हैं। बैंक अपनी अर्निंग को ऐसे रिकॉर्ड करेगा। मर्चेंट लोन की बात कर रहा हूं मैं, ओवरऑल लोन की बात नहीं कर रहा हूं। मर्चेंट लोन अकाउंट डेबिट, लोन और बढ़ा देगा 2, इंटरेस्ट। तो मैंने तो कहा था इंटरेस्ट अर्निंग लेना नहीं है, तो आपको यहाँ इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है। मतलब इंटरेस्ट को अपनी अर्निंग रिकॉर्ड नहीं करना है। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट एक पर्सनल नेचर अकाउंट, बैलेंस शीट में एज इट इज लायबिलिटी मेंटेन कर लेंगे। कितने का उसका इंटरेस्ट ड्यू था उस मर्चेंट के लोन के ऊपर? 2,000। क्लियर है? दैट मीन्स मर्चेंट लोन का पहले से बैलेंस था 20,000, 20 नहीं इंक्लूडिंग मर्चेंट 40,000, उसमें अभी ये 2,000 का इंटरेस्ट आ गया। अकाउंट बनाता हूं, मर्चेंट लोन अकाउंट। पहले से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना पड़ा है बोलो? 40,000। टू इंटरेस्ट सस्पेंस कितना आ गया? 2,000। ईयर का एंड आ चुका है, तो बैलेंस कैरेट डाउन कितना हो जाएगा? 42,000। मतलब उस मर्चेंट के लोन, उसको तो यही बोलेंगे ना भैया तेरे से 42,000 रुपये लेने हैं, तो उसके नाम पे तो 42 दिखा दिया। अब आएगा अगली डेट, कौन सी? 30th अप्रैल। मतलब जब जाके डिसाइड हुआ भाई वो तो इंसॉल्वेंट है, उससे कुछ नहीं मिलेगा। नहीं कुछ नहीं, नहीं 25 पैसे मिल रहे हैं, सच 25 पैसे मिलेंगे। तो एक मर्चेंट से आपने 42,000 रुपये लेने हैं, तो आपको कैश कितना मिलेगा बताओ भाई? 42,000 लेने हैं, आप उससे 42,000 मांगते, 25% देता, तो कितने मिलने थे आपको पैसे?
10,500, ठीक है। आगे सुनो, बाकी पैसा आपका बैड डेट हो गया। बैड डेट कितने का हो गया, एनीवन, कोई आइडिया? आपने इलस्ट्रेशन पढ़ी है, आपको समझ लगना चाहिए कुछ तो। निकिता बताना बैड डेट कितना हो गया। सर रिमेनिंग 75%। अमाउंट बताओ कितनी। सर 31,500। नो, जो इंटरेस्ट था उसे हमने अर्निंग तो मानना ही नहीं था, उसे तो इंटरेस्ट सस्पेंस में रखा था। इंटरेस्ट को हमने इंटरेस्ट सस्पेंस में नहीं रखा था, याद करो। हाँ जी इसका मतलब आपको इंटरेस्ट सस्पेंस ही कैंसिल करना पड़ेगा, इंटरेस्ट सस्पेंस को कैंसिल करना पड़ेगा 1,500 रुपए। और 30,000 रुपए आपका बेसिक लोन। आपने अर्निंग ही नहीं अज्यूम किया ना उसे, आपने अर्निंग रिकॉर्ड ही नहीं किया उस 2,000 रुपए को। आज 500 मिल गए, अब मैं 500 रुपए अर्निंग रिकॉर्ड कर लूंगा। एक एंट्री और है, मैं यही साइड पे एडजस्ट कर देता हूं, तो मेरी अब अर्निंग सही में हुई। इंटरेस्ट सस्पेंस क्रेडिट हुआ 2,000, डेबिट हुआ 1,500, तो मैं इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट टू पी एंड एल अर्निंग सिर्फ 500 रुपए की रिकॉर्ड करूंगा, जो मुझे रिकवर हुआ। यही तो रूल था कि जो डाउटफुल लोन्स होते हैं उस पे इंटरेस्ट रिसिप्ट बेसिस पे ही अर्निंग कंसिडर किया जाता है। एंट्री समझ लगी आपको? एंट्री समझ लगी आपको? सर एक बार कंसेप्ट दोबारा बता दो। कंसेप्ट ये है कि जितने भी डाउटफुल लोन होते हैं उस पे बैंक अर्निंग जो है वो रिसिप्ट बेसिस पे रिकॉर्ड करता है, ड्यू बेसिस पे नहीं, या एक्रू बेसिस पे नहीं। आपको इंटरेस्ट ड्यू था 2,000, सस्पेंस अकाउंट में लिख दिया, सस्पेंस के नाम से एक क्रेडिट बना लिया हमने, इनकम नहीं रिकॉर्ड किया, क्रेडिट बैलेंस क्रिएट कर लिया, लोन भी बढ़ा दिया, लोन बढ़ा के शो कर दिया। आज अगर आपको उस इंटरेस्ट के हिस्से का 500 रुपए मिला, टिक लगाया साइड पे, 500 रुपए इंटरेस्ट सस्पेंस से पी एंड एल को ट्रांसफर। आप चाहते तो ये भी कर सकते थे, इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट टू इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट डेबिट टू पी एंड एल, मतलब उसे इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करके पी एंड एल को ट्रांसफर कर दो, या डायरेक्ट पी एंड एल को ट्रांसफर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 500 रुपए इनकम हो गई, जो 1,500 रुपए का इंटरेस्ट की रिकवरी नहीं हुई वो रिवर्स एंट्री पुराने टाइम की थी, मर्चेंट लोन टू इंटरेस्ट सस्पेंस। अब इंटरेस्ट सस्पेंस टू मर्चेंट लोन वापस कैंसिल कर दिया, इंटरेस्ट सस्पेंस टू मर्चेंट लोन कंबाइन कर दिया मैंने। अब मर्चेंट लोन बेसिकली 40,000 का था, उसमें से 10,000 रुपए मिल रहे हैं, तो वो 10,000 रुपए, मतलब लोन की बात कर रहा हूं मैं, लोन में से 10,000 मिल रहे हैं, 500 इंटरेस्ट के थी, तो लोन की अलग एंट्री करता, तो कैश डेबिट, बैड डेट डेबिट टू मर्चेंट लोन 40,000 का। मैंने जो वर्बली बोला, कहो तो मैं रिटर्न में लिख के दिखाऊं अगर कंफ्यूजन लग रही है तो, क्या कहते हो? हाँ, लो दोबारा सुनो। देखो मैंने अर्निंग रिकॉर्ड कर ली जब ड्यू हुई, मर्चेंट लोन डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 2,000 रुपीज। जब टाइम आने पे 30th अप्रैल मतलब किसी भी डेट में मुझे रिकवरी की बात होती है, मुझे इस मर्चेंट लोन के इंटरेस्ट में से 25 पैसे मिलते हैं, मैं एंट्री करूंगा कैश डेबिट 25 पैसे मतलब 500 रुपए। और जो मुझे नहीं रिकवर होता मैं वापस इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट कर देता हूं, इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट 1,500 रुपए टू मर्चेंट लोन। मैं मर्चेंट लोन को वापस क्लोज करता हूं, मैं इंटरेस्ट पोर्शन की बात कर रहा हूं सिर्फ 2,000। ये जो मुझे कैश रिकवर हो जाता है, इंटरेस्ट सस्पेंस 2,000 से क्रेडिट किया था, इसको मैं एंट्री कर देता हूं इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट टू पी एंड एल, पी एंड एल को ट्रांसफर कर देता हूं मैं 500 रुपए। ये है सिर्फ इंटरेस्ट से कनेक्टेड एंट्री। अब मर्चेंट लोन की बात करता हूं। मर्चेंट लोन का पुराना बैलेंस था, तो आज एंट्री तो मैं करूंगा नहीं उसकी 40,000। आज तो मुझे रिकवरी हो रही है सिर्फ 25 पैसे, मैं एंट्री करूंगा कैश डेबिट
10,000 रुपए। फिर बैड डेट डेबिट 30,000 टू मर्चेंट लोन। मर्चेंट लोन का अकाउंट मैं क्लोज कर दूंगा 40,000। टोटल में चेक करूं, टोटल कैश रिकवर हुआ 10,500। 500 रुपए इंटरेस्ट के नाम का, 10,000 रुपए लोन का। अब बताओ समझ लग रहा है? हाँ जी, समझ लग रहा है? माधव बोलो, कोई डाउट है तो। निकिता आपने पूछा था तो आपको समझ लगा अब? अच्छा, अगर मैं अब लेजर अकाउंट कहूं तो एक तो मर्चेंट लोन अकाउंट है, एक मर्चेंट लोन अकाउंट है, एक इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट है। तो मर्चेंट लोन अकाउंट में कहाँ क्या वर्किंग आएगी? बैलेंस बीडी पुराना चला आ रहा था, इंटरेस्ट उसके अंदर नोट किया, अगले साल में बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी फॉरवर्ड किया 42,000, बाय कैश की रिकवरी हुई 10,500, बाय बैड डेट नोट किया 30,000, और बाय इंटरेस्ट सस्पेंस कैंसल कर दिया 1,500। अकाउंट क्लोज। मतलब उस मर्चेंट से अब लेना देना सब खत्म। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाऊं तो 2 लाइन का वो होगा। सबसे पहले आ जाएगा बाय मर्चेंट लोन 2,000, फिर आ जाएगा टू P&L 500 एंड टू मर्चेंट लोन वापस कैंसिल 1,500। मर्चेंट लोन को वापस कैंसिल कर देंगे जो रिकवरी नहीं हुई। आपसे लेजर अकाउंट भी पूछ सकते हैं, आपसे जर्नल एंट्री भी पूछ सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रेलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और बोलो। अगला स्टेप है बच्चे, निकिता बताना जरा, नाइन्थ शेड्यूल क्या था? नाइन्थ बैलेंस शीट में एडवांसेस। तो आपको एडवांसेस का अलग से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। मुझे जरा नाइन्थ शेड्यूल के अंदर के कंटेंट्स बताना क्या थे, याद है? याद है? अरे, एडवांसेस मतलब जो लोगों को लोन दे रखे हैं, इसमें बिल डिस्काउंटेड आ जाएगा, इसमें लोन्स आ जाएगा, इसमें टर्म लोन आ जाएगा। तो यही है बस, और क्या है? बताओ, और है इसमें कुछ? मुझे आपको बैलेंस शीट के फॉर्मेट से दिखाना पड़ेगा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखो जरा, स्पेशली शेड्यूल देखने हैं आपने, उसकी डिटेल दिखानी है ना मैंने। नाइन्थ, ये लीजिए। ये इसलिए अलग से दिखा रहा हूं क्योंकि इसका क्वेश्चन अलग से आने के चांसेस होते हैं। इसमें आ जाता है बैंक ने जितना भी पब्लिक को लोन दिया है, एडवांसेस दिए हैं, जैसे बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, या कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन। 3 चीजें बस, बिल परचेज डिस्काउंटेड, कैश क्रेडिट मतलब जो उनके अकाउंट्स का सीसी लिमिट्स दे रखी होती हैं, और ईशबदीप को पता होना चाहिए, ईशबदीप ये कैश क्रेडिट क्या होता है? कैश क्रेडिट क्या होता है, तुम्हें पता है क्या? रफली बता दो क्या है। तुमने कभी बिजनेस टर्म में लिमिट का नाम सुना? लिमिट, आप बच्चों ने लिमिट वर्ड सुना ना? ये वो चीज है। हर बिजनेसमैन, देखिए जब से ये टर्म इंट्रोड्यूस हुआ बैंकिंग सेक्टर में, बिजनेस करना आसान हो गया, और बिजनेस मतलब प्रोडक्टिव होने शुरू हो गए। नहीं तो आगे अगर कभी भी हमें पैसे की जरूरत होती थी, बिजनेस में ये कॉमन है। देखिए आज मुझे रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है तो मेरे दिमाग में एकदम से आएगा, यार अभी बल्क में बाय कर लो, कल को महंगा हो जाएगा तो मुश्किल होगी, अभी बाय कर लेते हैं, रख लेते हैं, फिर प्रोडक्शन होती रहेगी, चलता रहेगा, 6 महीने टेंशन नहीं होगी कम से कम। ऐसा होता है कि नहीं होता ऋषभ, बिजनेस लाइन में, कि जब कभी जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं या जिस मटेरियल से आप चीज बनाते हैं,
तो उसके रेट में वेरिएशन आती रहती है। अच्छा, ऐसे में ज्यादातर पुराने टाइम पे फाइनेंसर से फाइनेंस पे पैसे लिए जाते थे, 2% इंटरेस्ट, मतलब 24% ईयर का इंटरेस्ट। अच्छा आगे सुनो, फिर फाइनेंसर ये नहीं करता था, अगर आज मैंने उससे 5 लाख का लोन लिया ना, तो वो 5 लाख दे दिया उसने, मैं ये कहूं कि 10 दिन बाद मेरे पास 50,000 रुपए आ गए हैं, ये रख लो आप, वो कहता ना ना भैया 5 लाख पूरे ही देना मुझे जब वापस करने हैं, ऐसे मेरे पैसे खराब हो जाएंगे। या मैं कहूं मेरे पास अभी 10,000 रुपए आ गए हैं, रख लो, कल 20,000 आ जाएंगे, वो रख लो, इस पे नहीं एग्री करते। तो बैंक की सीसी में, कैश क्रेडिट में, ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है, डेली बैलेंस पे इंटरेस्ट लगता है। आपका अगर 5 लाख का एक लिमिट सैंक्शन है, तो जब आप यूज करोगे, अच्छा कोई जरूरी नहीं है कि यूज करना है, मतलब एक तरह से हमारे हाथ में 5 लाख रुपए पड़े हैं, जब जरूरत होगी, जिस दिन जरूरत होगी, कर लेंगे यूज, चेक इशू कर देंगे, चेक पास हो जाएगा, क्योंकि लिमिट, ओवरड्राफ्ट लिमिट हमारी बनी हुई है 5 लाख रुपए की, जिस दिन जरूरत होगी यूज कर लेंगे। 5 दिन बाद ही पैसे आ जाते हैं, वापस बैंक में जमा कराओगे, बैंक सिर्फ आपसे 5 डेज का ही इंटरेस्ट डिमांड करेगा। और ये लिमिट हर बिजनेसमैन तकरीबन बना के बैठता है, ताकि बिजनेस कन्वीनियंटली चलाया जा सके, क्योंकि बिजनेस में फंड्स चाहिए अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना है। टर्म लोन होता है किसी फिक्स टाइम के लिए लोन लिया है, और बिल परचेज डिस्काउंटेड तो आपने पहले से ही समझा हुआ है कि मेरा कोई बिल था, मैंने जाके डिस्काउंट करवा लिया। हाँ जी, अब ये जो ए कैटेगरी है ना, यही ए को बी में दिखाया जाता है, मतलब वही टोटल सेम है, एक ही चीज, एक बार वो जो फिगर आ गई, फिर उसमें से दिखाया जाता है कि कितना सिक्योर्ड है, कितना कवर्ड बाय बैंक गारंटी है, कितना अनसिक्योर्ड, मतलब उसी की क्लासिफिकेशन है। फिर उसी को सी में दिखाया जाता है कि कितना एडवांस इन इंडिया है और कितना आउटसाइड इंडिया है। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, आपने बी और सी की क्वेश्चन में बात ही नहीं करनी, आपने बस ए पार्ट ही शो करना है। बट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन सिर्फ एडवांसेस का ही आ जाता है, जिसमें सिर्फ एडवांसेस की पूरी डिटेल होती है, और आपको उसको सिर्फ प्रेजेंट करना होता है। देखना जरा कौन सी एग्जांपल है जिसमें एडवांसेस की बात कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन होगी कोई इसके बाद, देखना अभी जल्दी से देखो पेजेस घुमा के, एडवांसेस का ही क्वेश्चन होगा प्योरली। क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी है वो देखनी है आपने। यस, इलस्ट्रेशन 15 मिल गई है, देखो जरा। अब आपको क्वेश्चन में, ये कोई न्यू बैंक लिमिटेड है, इसके कुछ लोन एडवांसेस से रिलेटेड डिटेल्स गिवन है। डिटेल में मुझे नजर आ रहा है लोन टू कॉर्पोरेट सेक्टर फुली सिक्योर, फिर उसके बाद लोन विजय बैंक ड्यू, डेट ड्यू बाय ऑफिसर्स फुली सिक्योर, लोन नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर फुली सिक्योर, नागरिक बैंक फुली सिक्योर, मैनोक डायरेक्टर का नाम है ये, फुली सिक्योर, डेट कंसिडर्ड गुड अनसिक्योर, ड्यू बाय कंपनीज डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड फुली सिक्योर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन, ये उसी लोन के बारे में कह रहे हैं कि पूरे पीरियड में मैक्सिमम लोन कितना रहा है ड्यूरिंग पीरियड किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, डाउटफुल डेट्स 50,000, प्रोविजन 75,000, maximum amount of debt due by officer and director at any time during that is 5 lakh। बस अब हम इसे 9th शेड्यूल एडवांसेस में बैलेंस शीट में शो करने वाले। सुनना जरा, ये जितने लोन है, सारे के सारे, कोई सीसी कैश क्रेडिट की बात नहीं की, कोई बिल डिस्काउंटेड की बात नहीं की, सारे के सारे टर्म लोन है, सारे के सारे टर्म लोन। कितने हैं टोटल मिला के, चेक करूं जरा। 10 lakh plus 3, 13 lakh plus 2, 15 lakh plus 9, 15 plus 9, 24, 24 plus 4, 28, 28 plus 1, 29, 29 plus 5, 34, 34, यहां सिर्फ एडिशनल डिटेल है, यहां तक 3400 बन गया। अब एडिशनल डिटेल है कि कौन से लोन है जिसमें डायरेक्टर पर्सनली इंटरेस्टेड है, मैक्सिमम लोन कितना रहा किसी टाइम में, डाउटफुल कितना है, प्रोविजन कितनी है, मैक्सिमम डायरेक्टर्स को लोन पूरे पीरियड में कितना दिया है, मतलब ये ऊपर वाली चीज की ही फर्दर डिटेल है। अच्छा, अब ऊपर वाले लोन्स में से देखना कितना सिक्योर और कितना अनसिक्योर है। ये अनसिक्योर नजर आया मुझे, ऊपर सिक्योर है, सिक्योर है, सिक्योर है, सिक्योर है,
एक्सक्लूडिंग बैंक फुली सिक्योर है, तो अनसिक्योर सिर्फ 5 लाख है। लो भाई प्रेजेंटेशन पे जाना, देखना ध्यान से अब आपने क्वेश्चन को कैसे शो करना है। तो तुम्हारी इस क्वेश्चन बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड नहीं गिवन, कैश क्रेडिट नहीं गिवन, टर्म लोन सीधा था, सिक्योर 2900 था, अनसिक्योर 500 था, ये बी कैटेगरी प्रेजेंटेशन। अब जितना भी लोन था वो इन इंडिया था, आउटसाइड इंडिया की बात तक नहीं की इन्होंने पूरे क्वेश्चन में। अब इसमें सेक्टर वाइज भी हमें कुछ नहीं बताया हुआ। हाँ ये जरूर पता है कि कुछ लोन बैंक से अटैच है, कुछ अदर्स है, तो वो देख लेते हैं बैंक वाले कितने हैं। बैंक वाले लोन, बैंक एक विजय बैंक वाला था, एक ऑफिसर्स है, एक नागरिक बैंक था, 7 लाख बैंक का है, बाकी अदर है। लो ये है इसकी प्रेजेंटेशन। इन इंडिया में बैंक 700, अदर्स 2700, प्रायोरिटी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। इंफॉर्मेशन दी होती, क्लियरली बताया होता तो हम ब्रेकअप वो भी कर लेते। आउटसाइड इंडिया की भी बात नहीं हुई है सारा। तो ये भी एक क्वेश्चन रेलेवेंट है जो कि 5 मार्क्स में आ सकता है। बच्चे क्लियर है? अब हमने कल और आज में ना काफी कुछ एरिया ऐसा कवर किया जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, जो इस चैप्टर में से कंफर्म्ड तकरीबन आते ही हैं, मतलब अपनी टर्न वाइज आते हैं। एक साल एक क्वेश्चन आ गया, अगले साल अगला आ गया, अगले साल अगला आ गया, ऐसे चलते रहते हैं ये क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे, ये 2-3 कॉन्सेप्ट सब आपके क्लियर हैं? क्लियर है? इंटरेस्ट सस्पेंस, एडवांसेस की प्रेजेंटेशन एक बार खुद अपने हाथ से करके देखो, कोई बैक क्वेश्चंस भी हैं तो वो करके देखो, तो उससे परफेक्शन आएगी। आगे बढ़ूं? अब हमारा लास्ट टॉपिक है, बस बैलेंस शीट बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने हैं। उसी क्वेश्चन के अंदर एक ना डिपॉजिट की कैलकुलेशन करनी है हमने, कैश एंड लिक्विड रिजर्व्स। तो अब ये प्रैक्टिस के साथ इलस्ट्रेशन 26 के कंटेंट्स बैलेंस शीट में कहां जाने एक बार वो समझे हम। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ बैंक ऑफ कुछ लिमिटेड मार्च 31 2019 बैलेंस शीट बनानी है आपको। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल गिवन है, कहां जाएगा, कहां जाएगा, 1 में। इशूड गिवन है 1 में। रिजर्व गिवन है, कहां जाएंगे? हाँ जी आप बोलो तो ज्यादा बेटर है, निकिता आप बोलोगे? हाँ जी सर। चलो बिल्डिंग फंड गिवन है, बोलो कहां जाएगा? सर फंड अदर लाइबिलिटीज में जाएगा। नहीं नहीं, बिल्डिंग फंड है। तो बिल्डिंग में ऐड हो जाएगा। नहीं नहीं, पहले ठीक बोल रहे थे आप। अदर लायबिलिटीज में ही डिडक्शन इसको दिखाओगे आप। वैसे एज रिजर्व नेचर हो, फंड का मतलब होता है कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी की गई है इसकी। फंड का मीनिंग होता है कि आपने उस पैसे को, होता रिजर्व ही है लेकिन फंड होने का मतलब है कि इसे आपने कहीं इन्वेस्ट किया है। तो मेरे अकॉर्डिंग 2 नंबर में ही जाएगा, क्योंकि पार्ट ऑफ रिजर्व ही हुआ ना। बस रिजर्व की एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है कि कहीं स्पेसिफिक जगह पे इन्वेस्ट किया है। पी एंड एल कहां जाएगा? सर उसमें रिजर्व्स एंड सर्प्लस हाँ, टर्म डिपॉजिट कहां जाएगा, बैंक से चाहे अदर्स है? डिपॉजिट्स में डिमांड डिपॉजिट कहां जाएगा? मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस कहां जाएगा? 7 इन्वेस्टमेंट्स कहां जाएगा? प्रेमिसेस कहां जाएगा? फर्नीचर कहां जाएगा? 7 एंड 6 में जाएगा। 10 स्टैम्प्स इन हैंड कहां जाएगा? अदर एसेट, अदर एसेट हमारे होते हैं ना। कैश इन हैंड कहां जाएगा? कैश विद अदर बैंक्स कहां जाएगा? कैश विद आरबीआई कहां जाएगा? नहीं, ये 7 था, ये 6 है, क्योंकि जो 6 होता है वो होता है कैश इन हैंड एंड कैश विद आरबीआई। 7 होता है कैश विद अदर बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। अच्छा अब बताओ, है जी, ओके। अनक्लेम डिविडेंड कहां जाएगा?
सरप्लस में। नहीं, अनक्लेम डिविडेंड मतलब लोगों ने अभी क्लेम नहीं किया, देना रहता है, हमारी करंट नेचर की लायबिलिटी हुई ना ये। हाँ जी सर, अगर वैलिडिटी से। अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट कहाँ जाएगा? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट को कहते हैं ना ये। हाँ जी सर। लोन कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा? सर एक्सपेंसेस। और बिल परचेज डिस्काउंटेड, एक्सपेंसेस। तीन ही तो आइटम होती हैं 9 से रिलेटेड, तीनों आ गई। इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, डेबिट बैलेंस है, कहाँ जाएगा? डेबिट बैलेंस है तो 11 नंबर में, क्रेडिट बैलेंस होता तो 5 नंबर में। सिल्वर कहाँ जाएगा? सिल्वर भी अदर नेचर का एसेट है आपका। अदर एसेट कहाँ जाते हैं? एडवांस इनकम टैक्स कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, नॉन बैंकिंग एसेट, बोरिंग इन इंडिया एंड बोरिंग फ्रॉम बैंक आउटसाइड इंडिया। बोरिंग लोन ले रखे हैं, बोलो कहाँ जाएंगे? याद करो, 3 नंबर डिपॉजिट, 4 नंबर बोरिंग। बिल पेबल कहाँ जाएगा? स्टैट्यूटरी रिजर्व कहाँ जाएगा? एक्सपेंस फॉर लायबिलिटी कहाँ जाएगा? सेविंग डिपॉजिट, डिपॉजिट कहाँ जाएंगी? तो अगर तुम्हें हर आइटम कौन से शेड्यूल में जानी चाहिए इसका थोड़ा आइडिया बनता है, और वो आइडिया तभी बनेगा जब दो तीन बार तुम फॉर्मेट को पढ़ोगे। तो उसके बाद तो एडजस्टमेंट्स कोई खास होती ही नहीं है, ज्यादातर तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज ही नीचे लिखी होती है। अब जैसे लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ, ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, कहीं नहीं जानी। गारंटी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। क्लेम अगेंस्ट नॉट एक्नॉलेज डेट कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। बिल फॉर करेक्शन नीचे जाना है, ये भी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। तो एडजस्टमेंट है ही नहीं कोई। एक बार देख लो, यहां तो खैर टोटल उठा के लिखने हैं तो बाद का काम है। शेड्यूल देखो तुम, बस देखो 1 में सिर्फ शेयर कैपिटल थी, ऑथराइज या इशू प्रेजेंटेशन। यहाँ स्टैट्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रीमियम और डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, बिल्डिंग फंड, P&L का बैलेंस। उसके बाद डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग एंड टर्म डिपॉजिट। स्टैंडर्ड 3 ही तो आइटम्स है। यहाँ बिल पेबल, इंटरऑफिस एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट एक्रूड, यहाँ अदर्स में ये जो हमारी लायबिलिटीज थी। यहाँ कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई 2 ही आइटम्स होती हैं। यहाँ बैलेंस विद बैंक एंड मनी एंड कॉल एंड शॉर्ट नोटिस 2 ही आइटम्स होती हैं, होता ही नहीं और कुछ। इसके आगे का पेज नहीं भेजा, बस भेजा है। चलो बेसिकली तुम्हें समझ लगा कि नहीं लगा? मतलब हमें तो कंटेंट्स ही लिखने हैं ना, और उसको उसके प्रॉपर पोजीशन पे लिखते जाना है। अगर फॉर्मेट भी खोल के सामने रख लो तो मुझे लगता है कि ये तुम आराम से कवर कर जाओगे सारा टॉपिक, फॉर्मेट सामने रखा हो। थोड़ी कोशिश तो बच्चे करनी पड़ेगी, थोड़ी कोशिश तो करनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चंस अपने हाथ से करोगे तभी ये आइटम्स याद होंगी कि नहीं? आज कुछ क्वेश्चंस चाहे फॉर्मेट को सामने रख के देख देख के करो, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही कवर करो, एग्जाम्पल से स्टार्ट करो, बाद में बैक क्वेश्चन करो। प्रॉब्लम आएगी तो फिर हमने देखना ही है। क्लियर है? आपका आधा अधूरा जैसा भी कुछ क्वेश्चन किए होने चाहिए बैलेंस शीट के, स्पेशली बैलेंस शीट के, फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं।